आज हम पढ़ेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम। अभी तक हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम का घटना चक्र का 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे का हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 से 37 जंग एवं स्थावर संपत्ति का अंतरण है। 5 से 37 तक मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का अंतरण के बारे में बताया है और 38 से लेके 53 क तक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। इसके बाद से है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा संपत्ति अंतरण को धारा 5 में परिभाषित करती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित समव्यवहार संपत्ति अंतरण नहीं है, जैसे कि विभाजन या बंटवारा, पारिवारिक व्यवस्था या समझौता, निर्मुक्ति, प्रलेख, त्याग एवं समर्पण, सुखाधिकार का सृजन, भार। ये हम सारा ये जो अंतरण समव्यवहार नहीं है ये हम सब इकट्ठे बता दिए हैं। नहीं तो जो घटना चक्र में क्वेश्चन है वो ऑप्शन के तौर में बताया है कि क्या है क्या नहीं है। आगे का है कि संपत्ति के अंतरण से तात्पर्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि संपत्ति अंतरण के तात्पर्य में 4 ऑप्शन दे देता है हम लोग को, उसमें से एक सही है या एक गलत है ऐसे करके दे देता है। उसमें हम लोग को बताना रहता है, तो वो भी हम इकट्ठे सब अच्छे से बता दिए हैं कि संपत्ति के अंतरण से तात्पर्य क्या है। यह एक कार्य है, उक्त कार्य किसी जीवित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। किसी जीवित व्यक्ति को या किन्हीं जीवित व्यक्तियों को स्वयं तथा किसी का किन्हीं जीवित व्यक्तियों को उक्त कार्य के परिणाम स्वरूप किसी विद्यमान संपत्ति का अंतरण किया जाना आवश्यक है। उक्त अंतरण वर्तमान में या भविष्य में प्रभावी हो सकता है। जीवित व्यक्ति के अंतर्गत एक कंपनी, एक संगम और व्यक्तियों का निकाय आता है। अब पढ़ेंगे हम धारा 6। इसमें है धारा 6 में क्या क्या कहा गया है कि क्या अंतरित किया जा सकता है, लेकिन इस धारा में उल्टा बताया गया है कि क्या क्या नहीं अंतरित किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार निम्न संपत्तियों को अंतरण नहीं किया जा सकता। संभावना मात्र का अंतरण, संभावना मात्र की ये हो सकता है, इसकी संभावना, जैसे किसी प्रत्यक्ष वारिस की विरासत की संभावना कि ये विरासत तुमको आगे संभावना है कि मिल सकता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर वसीयत संपदा प्राप्त करने की संभावना, इसी प्रकृति की अन्य संभावना मात्र। ख में बताया गया है कि उत्तरभाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार। पुनः प्रवेश का अधिकार का मतलब होता है कि एक ऐसा अधिकार जिसका संपत्ति पर अधिकार नहीं है उसके पास पुनः प्रवेश का अधिकार भी नहीं होता है। पुनः प्रवेश का अधिकार संपत्ति के साथ जुड़ा होता है। ग है सुखाचार, गह है अधिभावी भूमि से पृथक सुखाधिकार। सुखाधिकार का ये मतलब है कि सुखाधिकार एक संपत्ति पर दूसरे के लाभ के लिए होता है, अतः सुखाचार का उस संपत्ति से अलग जिसके साथ यह जुड़ा है कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए सुखाधिकार का अधिकार भी अंतरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार मतलब अगर कोई एक मंदिर का सेवायत का पद है, मठ के महंत का पद है, वक्फ के मुतवली का पद है, तो ये कोई अपने पद को किसी और को नहीं दे सकता है, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। नेक्स्ट है भावी भरण पोषण का अधिकार। भावी भरण पोषण के अधिकार से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से भोजन, आवास, वस्त्र एवं जीवन के अन्य आवश्यकताओं का प्राप्त करना है। भावी भरण पोषण का अधिकार केवल उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए है जिसे वह प्रदान किया गया है, चाहे वह किसी भी रीति के उद्भूत या आधारित हो। भावी भरण पोषण का अधिकार भी कोई अंतरित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है वाद लाने का अधिकार। तो वाद लाने का अधिकार पीड़ित पक्षकार का व्यक्तिगत अधिकार है, इसको भी अंतरित नहीं किया जा सकता है। लोक पद के वेतन और पेंशन का अधिकार। लोक पद का वेतन अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में या कोई भी जॉब हम कर रहे हैं तो उसका वेतन पाने का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है। पेंशन का भी अधिकार व्यक्तिगत है। वृत्तिकाएँ का भी ये अपना पर्सनल अधिकार है, इसको भी हम अंतरित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हित की प्रकृति के प्रतिकूल विधि विरुद्ध उद्देश्य अथवा प्रतिफल के लिए अनर्ह व्यक्ति के लिए अंतरण, इसको भी हम अंतरित नहीं कर सकते। विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल
इसमें से कुछ भी हम अंतरित नहीं कर सकते। अधिभोग का अहस्तांतरित अधिकार, संपदा जिसके संबंध में राजस्व का संदाय नहीं किया गया है। प्रतिपाल्य अधिकरण के प्रबंध के अधीन संपदा। नेक्स्ट धारा 6 का ही है कि जुमा मस्जिद भरकरा बनाम कोडिमानियद्रा देवया। यह वाद धारा 6 क एवं धारा 43 में अंतर से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है। धारा 6 में कितने अपवादों का उल्लेख है? 10 अपवादों का। फिर है धारा 7, अंतरण करने के लिए सक्षम कौन होता है? व्यक्ति को अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला, अंतरणकर्ता संविदा करने के लिए सक्षम हो, जिसको भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 और 12 में बताया गया है। और इसमें पहला है कि वयस्कता की आयु, वह वयस्क हो, स्वस्थ चित्त हो, विधि विरुद्ध संविदा करने में अक्षम घोषित व्यक्ति ना हो। फिर है कि अंतरणकर्ता अंतरित संपत्ति का स्वामी हो और अंतरण करने का अधिकारिकता रखता हो, या तो स्वामी हो या तो उसको अंतरित करने का अधिकारिकता रखता हो। अंतरणकर्ता अंतरण उन्हीं परिस्थितियों में उसी सीमा तक उसी रीति से जो तत्समय विधि विरुद्ध द्वारा अनुज्ञात हो कर सकता है।